My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about gravitation. ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन क्या है? अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles in the universe is called gravitation or gravitation force. Is called gravitation or gravitation force. Understand the force of attraction. अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण फोर्स, जिसके द्वारा प्रत्येक पार्टिकल्स, प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. इसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है. क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण. तुमने देखा होगा कि यूनिवर्स में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. और इन ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो बल है यही ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है. और इसी फोर्स के कारण, इसी ग्रेविटेशन के कारण अर्थ जो है हर वस्तु को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है. यही तो रीजन है कि पृथ्वी से ऊपर की ओर जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, जैसे बॉल फेंकते हैं, तो वो एक ऊंचाई तक जाती है. उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसका फिर आकर के अर्थ पर गिर जाती है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि यह एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एवरी ऑब्जेक्ट को. इस ग्रेविटेशन को, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स को किस साइंटिस्ट ने व्याख्या की, एक्सप्लेन किया? न्यूटन ने किया. किसने किया? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन. तो ये जो है सर आइजैक न्यूटन ने ये देखा कि एक घटना है कि इन्होंने ट्री से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा. तो इनके माइंड में ये हिट कर गया कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों आया? अरे ऊपर स्पेस खाली है, उसमें क्यों नहीं चला गया? ऊपर क्यों नहीं चला गया? नीचे ही क्यों आया? तो इन्होंने ये सोचा कि कोई न कोई ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा जो है ये अर्थ अपनी ओर हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है. ठीक है? उन्होंने सोचा, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून? एप्पल को ही अट्रैक्ट कर लेती है तो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती है? मून क्यों नहीं इस पर गिर जाता करके? क्या ये दोनों फोर्स मून पर और बॉल पर, एप्पल पर, एवरी ऑब्जेक्ट पर क्या समान मात्रा में लग रहे हैं? एक ही है. तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक ही प्रकार के फोर्स हैं जो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब उन्होंने कहा कि ये जो है चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता?
चंद्रमा जो है पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता? तो उन्होंने ये बताया, एक प्रयोग किया कि एक फोर्स है जो जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, जो घूमते हैं, उन पर एक फोर्स लगता है केंद्र की ओर, जिसे सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, वह फोर्स जो कि केंद्र की ओर लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए जैसे कि कभी कोई थ्रेड में, स्ट्रिंग में किसी पत्थर को बांध दिया जाए, टुकड़े को, और उसको जो घुमाया जाए, राउंड राउंड घुमाया जाए, समझे, इस प्रकार से राउंड राउंड इसको घुमाओ, तो तुमने देखा होगा कि ये जो घूमता रहेगा, ये इस प्रकार से राउंड घूमता रहेगा, लेकिन किसके कारण घूम रहा है? इस सेंटर पर, सेंटर से जो इसकी स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये जो थ्रेड बंधा हुआ है, उसके द्वारा ये केंद्र की ओर इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण, जिससे ये बंधा हुआ है और इसमें जो है ये घूम रहा है। यदि मान लीजिए इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ से धागा टूट जाए, या मान लीजिए इसको छोड़ दिया जाए, तो ये टेंजेंट सीधा चला जाएगा। तो ये क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स है। क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी फोर्स के कारण या द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। इस सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा जो है मून पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। अब देखिए इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, जिसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन ने क्या बताया? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, अंडरस्टैंड, समझिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance between them. अच्छी प्रकार से इसको अंडरस्टैंड करें, याद भी हो जाएगा। थोड़ा मन चाहिए, मन लगाइए। वैसे ये चैप्टर सिंपल है, कैलकुलेशन इसमें लॉन्ग है, लेकिन चैप्टर सिंपल है, समझने का है। इसी के कारण तो, इस फोर्स के कारण ही तो हम पृथ्वी पर चलते हैं। इससे एक लगे हुए, चिपके हुए, और जो स्पेस है बाहर ऊपर की साइड में, उसमें नहीं चले जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऊंचाई से गिरता है, तो कहाँ जाएगा? वो अर्थ पर आएगा। तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया ये? किस साइंटिस्ट ने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ गया? इसमें 2 पॉइंट हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उनमें मास कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 1 ये ग्रीन से जो किया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली अपोजिट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब इसमें जो है इनके बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी जो है यहाँ सेंटर से नापेंगे। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ठीक। इनकी बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, इसको क्या माना गया है, डी, डिस्टेंस डी, इनके बीच की दूरी जो वो डी। अब समझिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, और इनकी जो है वो मास मान लीजिए इसका m1 है और इसका जो है ये m2 है, m1 m2 मान लिया, m1 m2। अब इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको F मानते हैं। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F, अंडरस्टैंड। तो इनके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 इनका प्रोडक्ट, m1 इंटू m2, समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, मतलब इनका प्रोडक्ट कर दिया, इसका मास जो है और दूसरे का मास, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। समझ में आ गया ये। अब क्या है सेकंड पॉइंट, क्या है सेकंड पॉइंट, इसमें ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनकी बीच की जो दूरी है, बीच की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली, अंडरस्टैंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F 1/d², ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मान लीजिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। अब दोनों इक्वेशन को मिलाइए, क्या लिखेंगे, F m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपॉन d²। समझते जाइए अच्छी तरह से, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन d²। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे अब इसमें देखिए जो डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, इसका एक कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी इसको कहा गया, इसको G से डिनोट किया गया। क्या, F इज इक्वल टू G और m1 m2 अपॉन d², G m1 m2 अपॉन d², m1 m2 अपॉन d²। हियर G क्या है, G जो है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
तो समझ में आ गया ये। अब यहाँ पर जो जी है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे जी। देखिए यहाँ पर जी जो है, अब इसको एफ इस डी को ट्रांसफर करें तो एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। समझ में आ गया। अब मान लीजिए जी को यहीं छोड़ दें तो इसको ट्रांसफर कर दें तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू जी। इसको साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन M1 M2, M1 M2, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब देखिए इसमें एसआई यूनिट ऑफ जी क्या हो सकती है। तो यहां तक ये समझ में आ गया, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन M1 M2, एसआई यूनिट ऑफ जी। अब इसके आधार पर फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, एंड M1 M2 केजी इंटू केजी। तो यहाँ पर हुआ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी जो है यूनिट होगी। इसको यूं भी लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी -2, या केजी, इसको लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्सली, माने क्या होता है ये, इनवर्सली स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ये इसकी जो है यूनिट हुई। द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश 1731 1810, हेनरी कैवेंडिश बाय यूजिंग ए सेंसिटिव बैलेंस। तो जी की वैल्यू कितनी हेनरी कैवेंडिश ने दी, जी इक्वल टू 6.673 इंटू 10 पावर -11, 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्सली केजी स्क्वायर, ये इसकी जो है वैल्यू है। क्या है इसकी वैल्यू, क्या है, जी, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के मैटर को बताएंगे। ठीक, इसको अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंड करें, समझें, रिवाइज करें। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।